हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जल्द जल्द शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द जल्द प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट सेक्शन में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बांग्लादेश वॉर 1971। इसके पहले की वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बुक के नेम वाइज। तो उम्मीद है आप लोग को ये भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग अपने साथ बुक्स खोल के बैठे, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और नहीं तो आप पहले की वीडियोज़ भी देख लें, उससे भी आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक बांग्लादेश वॉर 1971। इसके पहले हमने पढ़ लिया है कि चाइना के साथ क्या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अभी हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान। तो वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। तो अब हम लोग उसमें ये सब टॉपिक है बांग्लादेश वॉर 1971, इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फटाफट से बिना देरी के अभी इसको शुरू कर दिया जाए। Beginning in 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. एक मिनट, yes. Beginning in 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। The country's first general election produced a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto's party, wow, what a name, emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League, led by Sheikh Mujib-ur-Rahman, swept through East Pakistan. पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि मुजीबुर-रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizens by the ruler based in West Pakistan. पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। The Pakistan rulers were not willing to accept the democratic verdict, nor were they ready to accept the Awami League's demand for a federation. तो पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan. इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर्स का उस टाइम का कटआउट दिए हुए हिंदुस्तान नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हिंदुस्तान टाइम्स का भी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये पेपर के कटआउट से उस टाइम पेपर्स में से न्यूज़ निकल रही थी। तो आर ट्रूप्स ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, IAF प्लान्स ब्लास्ट मिलिट्री इंस्ट्रक्शन, तो ये सब है। ट्रूप्स मार्च इनटू पाकिस्तान, ये सब देखने से समझने में आसानी होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, बोल रही हूँ, इतना पढ़ रही हूँ, प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा वीडियो को। In response to this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. 1971 के में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। पाकिस्तान एक्यूज्ड इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेंसी टू ब्रेक इट अप। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम द US एंड चाइना। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद की। द US-China rapprochement that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। हेनरी किसिंगर द
advisor to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 की जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि अरे यूएस और चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें तो हम भी कहीं से तो चाहिए होगा ना, क्योंकि उस समय इंडिया का उतना डेवलप नहीं था, उतनी पावरफुल नहीं थी इंडिया। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। Pakistani aircrafts attacked Punjab and Rajasthan while the army moved on the Jammu and Kashmir front. पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। इंडिया retaliated with an attack involving the Air Force, Navy and the Army on both the Western and the Eastern Front. Welcomed and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in East Pakistan. जवाब में भारत ने अपने वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। Within 10 days, the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. Later, the signing of the Simla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3 July 1972 formalized the return of peace. तो 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई। A decisive victory in the war led to national jubilation. Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military powers. युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the prime minister at that time. आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। She had already won the Lok Sabha elections in 1971. 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी। Her personal popularity soared further after the 1971 war. After the war, assembly elections in most states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लगे। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में के विधानसभा में चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती। इंडिया विथ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। हाउएवर, conflicts with neighbors derailed the 5-year plans. The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had to embark on a military modernization drive. पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण 5 वर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। The Department of Defense Production was established in November 1962 and the Department of Defense Supplies in November 1965. The third plan was effected and it was followed by 3 annual plans, and the fourth plan could be initiated only in 1969. India's defense expenditure increased enormously after the wars. भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 66 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हो चुकी
थी और युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने जो छोड़ दिया था उसको पढ़ लेते हैं। अब जो हमने कारगिल कन्फ्रंटेशन छोड़ दिया था उसको पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कारगिल को लेके 2 मूवीज़ बन चुकी हैं हमारे बॉलीवुड में, जहाँ तक मुझे पता है, और भी हो सकती हैं बट मुझे पता नहीं होगा। एक कारगिल वॉर से ही है शायद नाम है, और एक हाल ही में आई है शेरशाह। तो आप दोनों देख सकते हैं, उससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दोनों बहुत अच्छी मूवी है, दोनों में बहुत अच्छे से दिखाया गया हुआ है। शेरशाह में ओनली विक्रम बत्रा पे ज़्यादा फोकस किया गया, बट जो कारगिल वाली मूवी है उसमें पूरे कारगिल युद्ध पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। हम लोग आ गए हैं कारगिल कन्फ्रंटेशन, मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड कुछ आगे की पढ़ लेते हैं फटाक से एकदम। कारगिल संघर्ष, ठीक है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को दिखने में शायद दिक्कत होगा तो थोड़ा जूम कर देते हैं, इससे आपको देखने में दिक्कत नहीं होगा। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1999, yes I am right, several points on the Indian side of the LOC in the Moscow, Dras, Kaksar and Batalik areas were occupied by forces claiming to be Mujahideen. Yes, suspecting involvement of the Pakistan Army, Indian forces started reacting to this occupation. 1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, मस्को, काक्सर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत भांपकर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ हरकत में आई। दिस लेड टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। दिस इज नोन एज द कारगिल कन्फ्लिक्ट। This conflict went on during May and June 1999. By 26 July 1999, India had recovered control of many of the lost points. The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to that, both India and Pakistan had attained nuclear capability. इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था क्योंकि इससे ठीक 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। In Pakistan, this conflict has been the source of a major controversy as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the army chief. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by the Army Chief General Pervez Musharraf. बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। तो ये था कारगिल कन्फ्रंटेशन। यहाँ पे भी कुछ कटआउट्स दिए हुए हैं, ये कारगिल के टाइम के ही हैं, नहीं ये बांग्लादेश वॉर के टाइम का है, तो आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ना है एंड उसके बाद भी एक इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं बिना देरी के, झटपट एकदम पढ़ लेते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं यार। इसी वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो 5 पार्ट्स आई थिंक बहुत हो जाता है, 4 पार्ट्स में ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी यानी कि भारत की परमाणु नीति क्या थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. इस दौर की एक खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। Nehru had always put his faith in science and technology for rapidly building a modern India. A significant component of his industrialization plans was the nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. ठीक है, तो तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेज। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। So he pleaded with the superpowers for comprehensive nuclear disarmament. However, the nuclear arsenal kept rising. When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the 5 nuclear
weapon powers, the US, USSR, UK, France and China. Taiwan then represented China. Also, the 5 permanent members of the Union Security Council tried to impose the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 on the rest of the world. उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। When India conducted as its first nuclear test and it was termed as peaceful explosion, India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. भारत हमेशा से ही इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया है। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इससे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के इस्तेमाल करने के लिए, मतलब अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics. जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the oil shock due to massive hike in the oil prices by the Arab nations. 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच गया था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। इट लेड टू इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन हाई इन्फ्लेशन. As you will read in chapter 6, many agitations were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike. भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया था। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे, इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी। Although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on a national integration, protection of international boundaries and on questions of national interest. हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे मोटे मतभेद जरूर हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। Therefore, we find that in the course of the decade of 1962 to 71, when India faced 3 wars, or even later when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics. इस कारण हम देखते हैं कि 1962 से 1971 के बीच जब भारत ने 3 युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। तो फ्रेंड्स, चैप्टर तो खत्म हो गया, बट एक फास्ट फॉरवर्ड दिया हुआ है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम। इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ अपोज्ड द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एम्ड एट नॉन proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimized the monopoly of the 5-year nuclear weapons power. Thus, India opposed the indefinite extension of the NPT in 1995 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया, क्योंकि ये संधियां उन्हीं देशों पर लागू होने की थी जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियार से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998 डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पसेज। भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। पाकिस्तान soon followed thereby increasing the vulnerability of the region to a nuclear exchange. The International Committee was extremely critical of the nuclear test in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan, which were subsequently waived.
इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes no first use and reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading toward nuclear weapons free world। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जो है ना शिफ्टिंग अलायंसेस इन्वॉल्व पॉलिटिक्स, इसको मैं ना जो NCERT सॉल्यूशंस वाला वीडियो बनाऊंगी ना उसमें समझा दूंगी, बिकॉज अभी बहुत लंबा हो गया, मैं भी थक गई हूँ, आप लोग भी पढ़ते पढ़ते याद थक गए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत किया है मैंने इस वीडियो को पढ़ाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।